हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउटनट। डाउटनट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है बच्चों आप सभी का। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आ जाइए बेटा जी, आ जाइए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एक बार आप देख लो चल रही है या नहीं चल रही है। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है यार। हेलो बेटा, क्या मेरी क्लास दिखाई दे रही है आपको? क्या मेरी क्लास आपको दिखाई दे रही है? क्या मेरी क्लास आपको दिखाई दे रही है? हाँ जी, क्या मेरी क्लास आपको दिखाई दे रही है बेटा? ओके बेटा, फाइनली क्लास चल चुकी है। ठीक है, क्लास चल चुकी है, मेरे को दिख रही है मोबाइल में। ओके हाँ जी, तो आ जाओ जी, आ जाओ आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। हेलो वंदना, हेलो राजेश, हेलो जुनेद, हेलो राहुल, हेलो अलीना, हेलो जी, हेलो आयुषी, शिवम, अंशुल। बेटा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, उस वजह से क्लास स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी बेटा। ठीक है, ओके, वो अब सॉर्ट कर दिया है, बढ़िया से आप क्लास देख सकते हो। आ जाओ सब, आ जाओ बढ़िया से अच्छे से। हेलो अंकिता जी, हेलो प्रिया, हेलो हेलो अंसारी जी, हेलो अर्नव। आ जाओ आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास को स्टार्ट करेंगे बढ़िया से अच्छे से, सारी बातों को समझेंगे, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ओके, तो आज का बेटा अपना लेक्चर रहने वाला है लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में आज हम क्या करेंगे? आज हम बात करेंगे यहाँ पर अम्लीय सामर्थ्य और क्षारीय सामर्थ्य के बारे में, और अच्छे से सारी बातों को समझेंगे, सारी बातों को जानेंगे, क्या क्या चीजें जरूरी है, किन किन टॉपिक्स को हमें अच्छे से कवर करना है, वो सारी बातें देखेंगे। ओके, प्रणाम जी, प्रणाम बेटा। फाइनली क्लास चल चुकी है बढ़िया से अच्छे से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्लियर है। तो आई होप आपने सारी बातें अच्छे से देखी होगी, हर एक बात को अच्छे से क्लियर किया होगा। लेकिन कल मैंने आपको एक काम दिया था। कल मैंने आपको एक काम दिया था। क्या आपने वो काम किया बेटा? कल मैंने आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, क्या आपने वो ट्राई किया बेटा? सबसे पहले, क्योंकि हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके जी, हाँ जी, सबसे पहले बेटा हम होमवर्क के क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। अरे बंद क्यों कर दिया? ओके ठीक है, ओके, सबसे पहले अपन होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के कोई क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन में कोई डाउट? फटाफट से बता दो। 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन में कोई डाउट? 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक के में कोई डाउट? फटाफट से बता दो। ठीक है, ओके, 1 से लेकर के 9 में देखो ध्यान से। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेरणिक प्रभाव वाला क्वेश्चन है। एक सब बताएं क्यों, फिर आपने घर पे क्या किया? हाँ जी, प्रेरणिक प्रभाव अगर हम बात करें तो प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के आंशिक विस्थानीकरण की घटना सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगता है। ठीक है, योग्य परमाणु में बंध ध्रुवीयता उत्पन्न करता है, बिल्कुल करता है। दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है, बिल्कुल घटता जाता है। एक अणु में अधिक वितरणी परमाणु से इलेक्ट्रॉन एकल युग्म का कम, अरे गलत है, ठीक है, एक अणु में कम वितरणी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के एकल युग्म का स्थानांतरण अधिक वितरणता वाले परमाणु की ओर होता है। ओके हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, योग परमाणु में बंध ध्रुवीयता उत्पन्न विद्युतता करती है, बंध ध्रुवीयता विद्युतता के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है फिर उसकी तरफ शिफ्ट होने का काम यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर ये एक अणु में कम विद्युतता परमाणु से इलेक्ट्रॉनों के एकल युग्म का स्थानांतरण अधिक विद्युतता वाले परमाणु की ओर होता है। ठीक है, अच्छे से इन दोनों क्वेश्चन। अब देखो, योग्य परमाणु में बंध ध्रुवीयता उत्पन्न करता है, ठीक है, अणु में कम विद्युतता परमाणु से इलेक्ट्रॉन के एकल युग्म का, इलेक्ट्रॉनों के एकल युग्म का अधिक विद्युतता वाले, या केवल ये तो बंध पे लगता है। ठीक है, ये केवल बंध पे लगता है। ठीक है, ये केवल बंध पे लगता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण नहीं होता है। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हल्के से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हल्के से शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा, क्षारीय सामर्थ्य वाला करना ही नहीं था आपको, क्षारीय सामर्थ्य वाला करना ही नहीं था। सर्वाधिक अम्लीय होगा, अगर आप ट्राई कर सकते तो ट्राई कर सकते थे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। इसका आंसर 4 है, फॉर्मिक अम्ल। ये मैंने आज यूट्यूब पर ही पढ़ाया है। हाँ जी, निम्न में से कौन सर्वाधिक प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा? जितना बड़ा एल्किल समूह उतना ज्यादा प्लस आई होगा। ठीक है, आराम से देख करके कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। हाँ जी, कौन सर्वाधिक माइनस आई प्रभाव? क्लास में बता चुका हूं। कौन से माइनस आई प्रभाव? क्लास में बता चुका हूं। अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आज मैंने यूट्यूब पर बताया है बढ़िया से अच्छे से। सबसे पहले सबसे ज्यादा होता है फिनोल, फिर जल, फिर एल्कोहल। ठीक है, ओके, ये वाले क्वेश्चन हो गए। हाँ जी, अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व, ये क्लास में मैं करवा चुका हूं बेटा। अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व, उदासीन संरचना, ये दोनों ऐसी संरचनाएं जिसमें एक का अष्टक अपूर्ण है, दूसरे का अष्टक पूर्ण है, एक का अष्टक अपूर्ण है, दूसरे का पूर्ण है। तो आप देखो, ऋणावेश मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होगा, धनावेश लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होगा। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऋणावेश ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल, धनावेश कार्बन पे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, ABC। ठीक है, ABC, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। सर्वाधिक स्थायी कार्बन आयन क्लास में करवा दिया है। ठीक है, जो ज्यादा अनुनाद दर्शा रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे कम स्टेबल, थोड़ा सा अनुनाद, ये डबल सिंगल धनावेश, कोई अनुनाद नहीं, फोर्थ वाले में अनुनाद है। ठीक है, कौन सर्वाधिक स्थायी? क्लास में करवा चुका हूं, देख लेना। न्यूनतम स्थायी ये वाला हो जाएगा। सर्वाधिक स्थायी ऋणायन ट्रिपल बॉन्डेड पे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ओके, कार्बन ऋणायन क्लास में बताया जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से, सारी बातें एकदम क्लियर है। रिमझिम बेटा, आप मुझे मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पर, ठीक है, तो मैं आपको वहां पे पर्सनली भेज दूंगा, इतना मैं कर सकता हूं। ठीक है, ओके, अब यहां पर अगला, हाँ जी, क्षार व सामर्थ्य करना ही नहीं था। मुक्त मूलकों का स्थायित्व, 15 क्वेश्चन भी आराम से हो गया होगा बेटा। अच्छा 15, ठीक है, 15 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं सी बेटा, कोई बात नहीं। 16 वाला क्वेश्चन, अच्छा ये मुक्त मूलक वाला कर लोगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। स्थायित्व का सही क्रम, क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर अलग अलग एल्कीनें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 में अलग अलग एल्कीनें दी गई है, आप इसको अति संयुग्मन से करें, क्योंकि एल्कीन की स्टेबिलिटी हम अल्फा हाइड्रोजन से निकालते हैं, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अति संयुग्मन से करना है, मेरी बात सुने बेटा शब्दों को। ओके, यहां पर जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसमें 0 अल्फा है, जिसमें 3 अल्फा है, जिसमें 6 अल्फा है, दिखाई दे रहा है साफ। ओके ठीक है, अब यहां पे जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 18 सेम ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम ऐसा ही बच्चों, देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है 18, तो बेटा देख ध्यान से, ये अल्फा कार्बन, 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 ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, देख लो किसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतना ज्यादा अति संयुग्मन होगा। ठीक है, वैसे आंसर आ जाएगा, देख 3 और 3 6 6 6 10 10 इसमें है, इसमें कितने 7 है, तो पहले सेकंड, फिर दूसरा, फिर फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19, कौन फिनोल की अम्लता घटाएगा? यूट्यूब पे बताया था, CH3 वाला समूह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, के का मान सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर 1, जिसका के ज्यादा उसके अम्लीय गुण ज्यादा। ठीक है, भी आज भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी कार्ब धनायन जो ज्यादा स्टेबल हो। हाँ जी, देखो इन चारों में कौन ज्यादा स्टेबल है? देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, धनावेश अनुनाद है। ठीक है, डबल सिंगल धनायन, इसमें भी अनुनाद है, इसमें भी, लेकिन ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये डबल बॉन्डेड पे ये अनस्टेबल है, ये डबल सिंगल सिंगल फिर धनावेश, ये भी लेस स्टेबल है। सेकंड वाला बेटा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें अनुनाद भी है पहले में भी, लेकिन इसकी डिग्री भी ज्यादा है। कार्ब धनायन जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है ना, तो बी हो जाएगा इसका। तो जो 21 पूछ रहा था वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 का आंसर 3 दिया है। अच्छा, क्वेश्चन 20 का आंसर 3 दिया है। 20 का आंसर बेटा 1, के किसका ज्यादा होगा? जिसका के ज्यादा वो ज्यादा अम्लीय है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिर बोल दूं ऑप्शन नंबर 1 होगा। हाँ जी, ओके,
22 वाले में कौन सी अनुनादी संरचना फिनोक्साइड में योगदान नहीं करती है? ओके, देख करके देखो कौन सी अनुनादी संरचना नहीं बन सकती है। फिनोक्साइड आयन, ठीक है, फिनोक्साइड आयन। देखो फिनोक्साइड आयन क्या होता है बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखो 22वां क्वेश्चन मेरे को अभी तक का अच्छा क्वेश्चन लगा। 22वां देखो, फिनोक्साइड आयन क्या होता है? जब फिनोल से H+ आयन निकलता है तो ऋणावेश बनता है, ये O-। अब ऑक्सीजन पे ऋणावेश है तो ये जब बेंजीन को देगा तो बेंजीन अमीर होगी या गरीब होगी? स्वाभाविक सी बात है, बेंजीन अमीर ही होगी। सर ये ऋणावेश जब यहां कन्वर्ट होगा तो पाई बंद यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर अगली बार वो यहां जाएगा, अगली बार यहां जाएगा, तो बेंजीन अमीर होगी, गरीब नहीं होगी। तो यहां पर अमीर है, अमीर है, अमीर है, गरीबी तो कभी आ ही नहीं सकती। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि फिनोल में ऋणावेश है जो बेटा डोनेट ही कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, अगला, हाँ जी, कौन सा कार्बन आयन कार्बोनियम आयन स्टेबल है? 23वां क्वेश्चन। बेंजीन के साथ अनुनाद ज्यादा स्टेबल है, यहाँ थोड़ा सा अनुनाद, यहाँ डबल बॉन्डेड पे धनावेश, यहाँ डबल बॉन्डेड पे धनावेश, सबसे ज्यादा स्टेबल ही होगा थर्ड वाला, एकदम सिंपल सा है। 34वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन। निम्न 3 हेलाइडों को ध्यान में रखते हुए CCl बंध लंबाई का घटता क्रम सबसे छोटा। यहां देखो डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन के लोन पे अनुनाद में है। देखना बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 भी बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कार्बन और क्लोरीन बंध लंबाई सबसे छोटी किसमें, क्रम बताना है। यहां एकदम सिंगल बॉन्ड है, कोई अनुनाद नहीं है। यहां पर ये क्लोरीन इसके साथ अनुनाद दर्शाएगा। यहां पर ज्यादा अनुनाद होगा ना, क्योंकि बेंजीन के जस्ट ऊपर जुड़ा हुआ है, ज्यादा डबल बॉन्ड के लक्षण आएंगे। यहां पे अधिक डबल बॉन्ड के, अधिक द्विबंध के लक्षण आएंगे, क्योंकि ज्यादा अनुनाद होगा। तो सबसे बड़ा बंध ये होगा, प्योर सिंगल बॉन्ड। फिर यहां पर थोड़े द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहां सबसे छोटा, इसमें द्विबंध के लक्षण सबसे ज्यादा होंगे। तो मेरे हिसाब से ना यहां पर ए बंध लंबाई, ए वाले में बंध लंबाई सबसे बड़ी होगी, फिर बी वाले में, फिर सी वाले में सबसे छोटी होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? ए बी सी, ऑप्शन नंबर इसका एक ही होगा। क्लियर है? आपको भी ये दे रखा होगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, ये शार वाला भी कर नहीं सकते, शार वाला 25वां शार वाला है। 26वां कौन सा मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी है? यहाँ पे बेंजीन के साथ अनुनाद है, यहाँ छोटा सा अनुनाद है। ऑप्शन नंबर भाई बेंजीन का अनुनाद, ठीक है, ये हो जाएगा। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अभी नहीं देखना है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अभी नहीं देखना है। हाँ जी, 27 और 28 अभी रहने दो, 27 28 अभी के लिए होल्ड कर दो। 29 पूछ रहा है कोई, कौन सर्वाधिक अम्लीय होगा? अभी पढ़ेंगे, 29वां अभी पढ़ेंगे बेटा। ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल ज्यादा अम्लीय होते हैं, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे सबका डाउट मैं समझ सकता हूं कि सर 29 का बी आंसर है, ठीक है। ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल ज्यादा एसिडिक होते हैं, भी बताऊंगा, ठीक है। 30वां कौन सा एरोमेटिक कर लोगे? 3 भिन्न कार्बन परमाणु जुड़े हुए अंकित कर रखे हैं, ओके। हाँ जी, कौन सा अम्लीय होगा? न्यूनतम, न्यूनतम अम्लीय कौन सा होगा? तो कुछ नहीं करना है, इनसे H हटा के ऋणावेश बना के देख लो। देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, कौन सा सबसे लेस स्टेबल बन रहा है? अगर मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं तो ऋणावेश यहां आएगा। समझना मेरी बात, यह ऋणावेश सर्वाधिक स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इस ऋणावेश को इस डबल बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। डबल सिंगल ऋणायन, डबल सिंगल ऋणायन, दोनों तरफ से ऋणाद है, दोनों तरफ से ऋणाद है ना। और अगर मैं यहां से हटाऊंगा, ये ऋणावेश सिर्फ एक पाई बंध के साथ ऋणाद दर्शाएगा, है ना। और यहां पे जब ऋणावेश आएगा वो कोई संयुग्मन में नहीं है, डबल बॉन्ड यहां है, यहां पे कोई संयुग्मन नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक 2 नंबर का होगा, फिर 1 नंबर का, फिर 3 नंबर का, 2 1 3 2 1 3 ऑप्शन नंबर 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात पहले इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लो, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ये भी क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको देखना है कौन सा हाइड्रोजन हटाएंगे जिससे ज्यादा एसिडिक H प्राप्त हो। तो भैया मैं 2 नंबर वाले कार्बन से H हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां जैसे ऋणायन बनेगा वो दोनों तरफ अनुनाद में भाग लेगा। जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर भी जा सकता है, और ये ऋणावेश इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ से खाने को मिलेगा। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आया? यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ, ये सब समझने की बात है, सब समझने की बात है। हमें अम्लीय हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो न्यूनतम अम्लीय क्रम में सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये। H+ हटाने के बाद ऋणायन बना दो, देख लो। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ओके। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। 30वां चेक करो, 30 में क्या चेक करो मेरे भाई? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 वाला सही तो है। कौन सा एरोमेटिक संरचना है? थर्ड वाली एरोमेटिक है। 30 का थर्ड है, 30 का थर्ड है। ये पाई बंध जैसे शिफ्ट होगा ये प्रोपेलियम आयन बन जाएगा, क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। अरे मेरे भाई देख, यहाँ पे 275 पेज नंबर आ गए ना। एक्सरसाइज पार्ट 2 में, फाइनल में तो 200। भाई देखो ना यहाँ पर, केमिस्ट्री मॉड्यूल 11 पार्ट 1, कक्षा 11वीं का देखो, कक्षा 11वीं फाइनल पार्ट 2, कक्षा 11वीं की पीडीएफ देखो, फाइनल पार्ट 2 उसमें मिल जाएगा। बी क्यों नहीं? ये एरोमेटिक का यहाँ देखना कहाँ, sp2 sp3 कार्बन है, वो एंटी एरोमेटिक, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। sp3 कार्बन है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी। अभी एनिलीनियम वाला रहने दो, ये 34वां वाला रहने दो, ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे। अच्छा क्या बोल रहा है ये? 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में एकल बंध से छोटा अनुनाद, क्योंकि डबल सिंगल, डबल यहाँ सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाएंगे, ठीक है, ओके। 35वां भी रहने दो, ठीक है। एनिलीनियम आयन क्या होता है? वैसे तुम कर सकते थे। एनिलीनियम आयन के लिए 2 अनुनादी संरचनाएं दे रखी है, ठीक है, ओके। एक बार इसको बाद में करेंगे, 34 को बाद में करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी क्वेश्चंस मैंने बता दिए, सारे क्वेश्चंस में बताते हुए आ रहा हूं, तो पुराने क्वेश्चंस मत पूछो, ठीक है, वरना क्या होगा, इससे टाइम वेस्ट होगा। जो क्वेश्चन में बता, अभी 34 को भी होल्ड पर रहने दो, ठीक है, मैं खुद बता दूंगा। हाँ जी, 35 निम्न यौगिकों के बढ़ते हुए वियोजन स्थिरांक, मतलब उनके K का मान, ठीक है। यहाँ पे 4 आपके पास NO2 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 दे रखे हैं, तो ये तो हमने यहाँ पर आज ही करेंगे क्वेश्चंस। हाँ जी, ये देखो पिक्रिक अम्ल, फिर डाइनाइट्रो, फिर ये और फिर ये, एकदम सिंपल है। देखो पिक्रिक अम्ल, फिर डाइनाइट्रो, फिर यहाँ पे पैरानाइट्रो, देन ऑर्थोनाइट्रो, मेटानाइट्रो। आपने कहा था एक रिंग एरोमेटिक तो पूरा वाला एरोमेटिक। अरे मेरे भाई देखना ध्यान से, यहाँ पे कौन सी वाला एरोमेटिक है बता ना, तो ये वाला एरोमेटिक है ना, ये वाला एरोमेटिक है। यहाँ पे एंटी एरोमेटिक है ना, ये पाई और ये ऋणावेश 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक हो गया। फिर उधर वाली देख, यहाँ पे तो ये sp3 कार्बन आ गया ना, ये भी तो एरोमेटिक नहीं है मेरे भाई। क्लियर मेरी बात? एरोमेटिक है ही नहीं इसमें। एरोमेटिक में कोई भी एक वलय हकल के नियम के अनुसार 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। अच्छा 32वां नहीं बताया, 32वां कहाँ है? शार है वो, शार वाला टॉपिक पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया ना, तो मत करो उसको, ठीक है। हाँ जी, 36वां अम्लीयता, आज ही मैंने यूट्यूब पे बताया, आज मैंने यूट्यूब पे बताया, ठीक है, ओके। 37वां रहने दो, शार है, शार है। नाभिक इसने आक्रमण किस पे करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा होगा। 39वां NO2 माइनस, NO2 प्लस, इलेक्ट्रॉन इसने NO2 प्लस किस पर अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा होगा। CCl3 कार्बन से 3 क्लोरीन लगा रखे, खींचेंगे, -I प्रभाव लगाएंगे। ये -I प्रभाव इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बेंजीन को गरीब करेगा। NO2 -M लगाता है, NH3 प्लस, ये तो गरीब आदमी, ये भी खींचेगा, -M प्रभाव लगाएगा। और नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन देगा +M। हाँ है ना, तो क्या बोल रहा है ये? अच्छा NO2
निम्न पे आक्रमण करता है, अच्छी बात है। तो कहां पे आक्रमण करेगा? अच्छा जरा देखो ध्यान से, कौन सी स्थिति में NO2 प्लस मेटा स्थिति पे जुड़ेगा? कौन सी पे मेटा स्थिति पे जुड़ेगा? मेटा स्थिति पे जुड़ेगा। तो मेटा स्थिति पे अगर हम बात करें तो सेकंड वाली और थर्ड वाली, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि -m दर्शाने वाले प्रभाव ही मेटा ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा देते थे। अरे यूट्यूब पे बता दिया था, यहां नहीं बताएंगे बेटा। देखो ध्यान से, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो अभी आपको, जैसे कि मैं बताता हूं, यहां पे देखो एक बात मैं बताता हूं, देखो देखो आपके पास हैंड टू हैंड वहां जाकर के सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको टाइम बच जाएगा। ठीक है, मैं यूट्यूब पे जो पढ़ाता हूं ना, उससे मेरा मकसद ही तुम्हें पढ़ाने के लिए, मैं फ्री क्राउड के लिए फालतू अपना मुंह दिखाना नहीं चाहता हूं यूट्यूब पे। मैं वहां पे पढ़ाता हूं तुम्हें देख करके। जितने बच्चे आते हैं वहां पे, गुलफाम, सुबाही, कुछ बच्चे ऐसे जो वहां पे रेगुलर आते हैं, चिकारा, कुछ बच्चे हैं जो वहां पे रेगुलर आते हैं। तो मुझे लगता है कि यार इन बच्चों को मैं एक्स्ट्रा टाइम दे पा रहा हूं। अपनी क्लास तो चली रही है, लेकिन हफ्ते में 2 दिन मुझे ऐसे मिलते हैं जिसमें इनको मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बता पाऊं। समझना मेरी बात को, ठीक है? तो आप वहां पे जरूर आया करो। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप इधर तो अपन पढ़ी रहे, लेकिन वहां पे मैं आपको थोड़ा अतिरिक्त टाइम दे पा रहा हूं। तो आप समझा करो, मेरा फ्री क्लास वाले बच्चों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ तुमसे मतलब है। वहां पे मैं तुम्हें फोकस करता हूं। हाँ जी, इसलिए मैं बोलता हूं। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन मैंने वहां करवाया, अब मैंने वहां पे शारीरिक गुणी क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे पता है क्लास में आके पढ़ाने वाला हूं। तो जो बच्चा 2 बार इसको पढ़ेगा कम से कम तब तो समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला अभी मैं पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ा दूंगा। ठीक है, सल्फोनिक, फिर कार्बोक्सिलिक, देन फिनोल, देन बेंजील अल्कोहल। ओके, हाँ जी, ये वाला आपको देखना है ध्यान से। यहाँ पर NO2 -m, ये -m दर्शाता है, ये +m दर्शाता है। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, अनुनाद वनुनाद में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या नहीं दर्शाएगा? अच्छा एक भी ना, एक सेकंड थर्ड। इस वाले क्वेश्चन को भी क्लास में करवाता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को मैं भी क्लास में करवाता हूँ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि ये क्लोरीन में बेटा -H दर्शाता है। एक एक्सेप्शनल केस भी बताता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 दे रखा होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 दे रखा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी बताऊंगा, ये -H भी दर्शाता है। ठीक है, अभी क्लास में इसको करवा दूंगा। ओके, 39वां बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, 39वां बढ़िया क्वेश्चन में है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन क्या है? ठीक है, एल्केन की स्टेबिलिटी देख लेना, कर लोगे अति संयुग्मन से। ये शारीता वाला रहने दो, 42वां वाला अति संयुग्मन से देख लेना आप। ठीक है, ओके, निम्न में से कीटोइनोल, अच्छा कीटोइनोल, कीटोइनोल, अच्छा कीटोइनोल वाला तो हमने पढ़ा हुआ है। कीटोइनोल में भी गई थी, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, कीटोइनोल वाला चला वाला हमने पढ़ा हुआ है। पूछ क्या रहा है, किसमें कीटो से अधिक स्थायी, मतलब इनोल ग्रुप किसमें ज्यादा स्टेबल है? पहले वाले में ज्यादा स्टेबल, क्योंकि एरोमेटिक हो रहा है। पहली बात तो मेरे को समझ में आ रही है। ठीक है, इसमें भी एरोमेटिक है, इसमें भी एरोमेटिक है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी जिसमें एरोमेटिक हो जाए। ठीक है, ये वाला रहने दो। ठीक है, 45वां के का मान किसका घटते क्रम में होगा? के देखो, ये बेंजोइक से डबल से जुड़ा हुआ है, यहाँ OH से जुड़ा हुआ है, यहाँ एल्कीन में जुड़ा हुआ है। एकदम सिंपल है। ये कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। ये भी बेंजीन, ये फिनोल है, ये भी फिनोल है। ये नाइट्रो समूह वाला है, तो फिर ये एक आ जाएगा, 2, फिर 1, फिर ये सबसे कम। 2 वाला सबसे आगे रहेगा, फिर 1 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 नंबर वाला। ऑप्शन नंबर 1 खुल जाएगा, अभी क्लास में भी करवा दूंगा इनको। ठीक है, दिए गए हाइड्रोजन परमाणु में अल्फा बीटा गामा अम्लीय सामर्थ्य को देखो। हाँ जी, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा अम्लीय होगा? देख लो ना, जहां से H निकालने के बाद एक स्टेबल एनायन बना सको। ये बीटा वाला, ये H हटा के यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाया, इधर भी मजे, इधर भी मजे, दोनों तरफ मजे, तो बीटा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक। हाँ जी, यहाँ से H निकाल के नेगेटिव चार्ज बनाया, ये अनुनाद दर्शा रहा है इसके साथ, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री है। यहाँ से H हटा के नेगेटिव चार्ज बनाया, अनुनाद दर्शा रहा है, 1 डिग्री है। ये भी अनुनाद दर्शा रहा है, ये भी अनुनाद दर्शा रहा है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्ब एनायन है, ये 1 डिग्री है। अर्थात सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो एनायन बनेगा उसकी दोनों तरफ मौज है। ठीक है, बीटा वाला सबसे आगे आएगा। ओके, अब ये भी अनुनाद दर्शा रहा है, ये वाला भी अनुनाद दर्शा रहा है। दूसरी बात, इधर 1 डिग्री कार्ब एनायन बन रहा है, इधर 2 डिग्री। जितनी छोटी डिग्री हो एनायन की उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। फिर अल्फा देन गामा, बीटा अल्फा गामा। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका खुल जाएगा। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा दिया है। ये वाला क्वेश्चन 43वां मैंने क्लास में करवा दिया है। आशीष रुक जा भी। हाँ जी, निम्न विलायकों को घोलने की प्रयास का क्रम क्या होगा? ये भी हम पढ़ लेंगे आगे विलायक के बारे में। ठीक है, अनुनादी संरचनाओं की स्टेबिलिटी खुद चेक करें। ये ऑलरेडी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये ऑलरेडी एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये भी धनावेशित, ये भी धनावेशित, ये भी धनावेशित। अष्टकपूर्ण सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है सी, सबसे ज्यादा स्टेबल है सी, क्योंकि यहाँ भी कार्बन बन रहा है, यहाँ भी कार्बन बन रहा है, अष्टकपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे धनावेश 4 बंद बना रहा है, अष्टकपूर्ण है उसका। एक बंद इधर, 2 बंद इधर, एक इससे, और फिर धनावेश, अष्टकपूर्ण है इसका। ये वाला समझ में नहीं आया? 49 वाला बेटा पूछना है किसी को? 49 वाला पूछना है किसी को? 49 देखो, यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात। 49 वाला क्वेश्चन देख, रंजित शौर्य ने बोला बैक बॉन्डिंग। सर दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग होगी। सुनो मेरी बात, अरे मेरे भाई ध्यान से देखिए, ध्यान से। रंजित बोल रहा है कि सर दूसरे वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अरे भाई, एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाएं बनती है ऐसे ना भाई। अनुनादी संरचना कैसे बनती है? इस कार्बन के पास धनावेश है, ठीक है, कक्षक है, तो पाई बंद इधर शिफ्ट होता है ताकि इसको दान कर सके, तो इधर वाला गरीब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो अनुनाद तो इलेक्ट्रॉन दान करने से ही बन रहा है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं देखना है आपको। बैक बॉन्डिंग तब देखो जब बाकी होगी उससे अलग हो, फिर बैक बॉन्डिंग देखो। है ना? तो जरा देख ध्यान से, ये वाला ये धनावेश, ये पाई बंद, तो डबल सिंगल धनावेश। थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, यहाँ पे जरा देख ध्यान से। अब इसको देख, ये जो धनावेश इस डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में है, देखो ध्यान से, यह पाई बंद इस धनावेश की तरफ आएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इस तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋणावेश, यहाँ जाएगा धनावेश, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा धनावेश, ये बढ़िया। फिर इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, इसने दिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर से आ गया। तो ये तो एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं हैं, क्योंकि ये हुआ तभी तो ये अगली स्ट्रक्चर आई मेरे भाई। तो ये तो ऑलरेडी अनुनादी संरचना है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग तो लगा ही नहीं सकते। एक ही कंपाउंड की अनुनादी संरचना में बैक बॉन्डिंग नहीं लगाते, मैंने बोला आपको। अब जरा देखो ध्यान से, 3 अनुनादी संरचनाएं दे रखी है, इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है? जिसका अष्टकपूर्ण है। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 बंद इधर, 2 बंद इधर, एक हाइड्रोजन से 4 बंद बना रहा है। अमोनियम आयन 4 बंद बनाता है, अष्टकपूर्ण होता है, इसका अष्टक पूरा। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ध्यान, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगी? सी वाली होगी। समझ में आया बेटा? सबसे ज्यादा स्टेबल सी वाली होगी। फिर उसके बाद अनुनाद तो सब में बराबर ही लग रहा है, ये नाइट्रोजन से दूर है तो अपना माइनस आई कम लगाएगा, यहाँ पे पास में माइनस आई ज्यादा लगाएगा, क्योंकि अनुनाद तो सब में सही। हाँ, ऑक्टेट रूल से लगाओगे। ठीक है, सी वाले ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका बी। सी अष्टकपूर्ण है, अष्टकपूर्ण है, अष्टकपूर्ण है, अनुनाद तीनों में हो रहा था। अब देख लो, जैसे हमने पहले फिनोल, याद करो मैंने फिनोल की अनुनादी संरचना बनाई थी, वहां पे सोचवाया था तुम्हें।
ठीक है, इसका आंसर बेटा थर्ड वाली। इसका आंसर क्या दे रखा है, इसका आंसर क्या दे रखा है सर, सबसे ज्यादा स्टेबल सी वाली होगी, अगर एक और दो स्टेबल होता तो आगे की प्रोसेस होती ही नहीं। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, क्वेश्चन वाले ने 3 संरचनाएं बता रखी, तुम्हें कोई एक चूज करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे सी दे रखा है ना आंसर, तो सी बेटा, ठीक है, सी होगा इसका आंसर, आंसर बी दिया है नहीं सी होगा बेटा, अगर सी बी भी दे रखा है काट दे उसको, सी कर दे, इसका आंसर सी है, थर्ड वाली सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, अभिनेश नहीं लगाना है, ठीक है, ये वाला हो गया क्वेश्चन, एकदम करेक्ट है क्या, बोलो एकदम सही है क्या, ओके, हाँ जी, निम्न आंकड़ों का उपयोग करके एंथ्रासिन की अनुनादी संरचना की ऊर्जा की गणना करो, ठीक है, एंथ्रासिन की अनुनादी संरचना की ऊर्जा की गणना करो, देखो ध्यान से एकदम सिंपल है, सुनना, आपको अनुनादी संरचना की ऊर्जा याद करनी है, देखो मेरी बात, एक पाई बंद को जब हम हाइड्रोजनीकृत करवाते हैं तो इतनी ऊर्जा निकलती है, सुनना मेरी बात बच्चों, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये मैं आपको भी करा दूंगा, यहाँ पे एक पाई बंद है, राजा भाई, यहाँ पे एक पाई बंद है, एक पाई बंद का हाइड्रोजनीकरण कराया तो इतनी ऊर्जा निकली, तो इसमें कितने पाई बंद है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक पाई बंद को तोड़ने पर इतनी ऊर्जा निकलती, तो 7 को तोड़ने पर क्या इतनी ऊर्जा निकलनी चाहिए, इतनी ऊर्जा निकलनी चाहिए, हाँ जी, अब देख कितनी रखी है, इतनी, तो बची हुई ऊर्जा अनुनाद में निकल गई, समझना, इसमें एक पाई बंद है, एल्कीन के एक पाई बंद का हाइड्रोजनीकरण करने पर इतनी ऊर्जा निकल रही है, HOH उस हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा इतनी निकल रही है, तो इसमें 7 पाई बंद है, तो 7 पाई बंद का हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो इतनी ऊर्जा निकलनी चाहिए थी, लेकिन निकली सिर्फ इतनी, शेष ऊर्जा अनुनाद में इस्तेमाल हो गई ना, पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होता है ना, इसमें अनुनाद पाया जाता है, तो आप क्या कर लेना, जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें से इसको लेस कर देना, वो ऊर्जा अनुनाद में इस्तेमाल होगी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, अभी आगे पढ़ेंगे भी सही, आगे पढ़ेंगे भी सही, तो जरा देखो ध्यान से, इसको गुणा करोगे 8 7 42 हासिल लग जाएंगे 4, 56 और 4 हो जाएंगे 60, हासिल लग जाएंगे 6, 14 और 6 हो जाएंगे 20, ठीक है, तो ये 200.2, ठीक है, माइनस का ये बन गया, ओके, अब इतनी टोटल एनर्जी थी, टोटल में से ये माइनस कर दो, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, इतने में से इतनी एनर्जी को लेस कर दो, तो आई गेस यहाँ पर इतनी एनर्जी जो रिलीज हुई है वो यहाँ पर चली गई, वो अनुनाद में खर्च हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर भटकेगा तो ऊर्जा तो उसको भी चाहिए ना, क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया से क्वेश्चन था, एकदम आराम से कर सकते थे, ओके, तो बेटा क्या ये 50 क्वेश्चन, अब आई होप आप आगे के भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, कैनोनिकल मतलब अनुनादी संरचना, इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया उसने कैनोनिकल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना, ठीक है पवन, ओके, तो आई गेस आप ये 50 क्वेश्चन कर पाए बेटा, आई गेस ये आप 50 क्वेश्चन कर पाए अच्छे से, दोबारा से देख लेना अच्छे से, 7 कहां से आए, अरे 7 पाई बंद थे, एक पाई बंद का हाइड्रोजनीकरण करने पर इतनी ऊर्जा निकल रही थी, तो एंथ्रासिन में 7 पाई बंद थे ना, तो 7 पाई बंद का हाइड्रोजनीकरण करोगे तो 7 इंटू एक पाई बंद का हाइड्रोजनीकरण करने पर निकलने वाली ऊर्जा से गुणा कर दो, तो टोटल ऊर्जा इतनी निकलनी चाहिए थी, निकल कितनी रही थी उसने बोला 116 के आसपास, तो बची ऊर्जा किसमें इस्तेमाल हो गई, अनुनाद करवाने में, हाँ या ना, तो क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो जरा देखो ध्यान से, अब आज की क्लास में आप 51 से लेकर के 100 कर लेना, 51 से लेकर के 100 तक कर लेना, मजा आया बेटा क्वेश्चन को लगाने में, आई होप आपने बहुत ज्यादा भी कर लिया होंगे, मैं आपको कम दे रहा हूं क्योंकि आपके ऑडियो सब्जेक्ट का काम रहता होगा, ठीक है, 51 से लेकर के 100 तक कर लेना, 51 से लेकर के 100 तक कर लेना, और प्लीज अगर मैं कोई YouTube की क्लास लेता हूं तो मुझे मतलब किन बच्चों से, तुमसे है, जितने बच्चों के एडमिशन होने थे हो गए, ओके, जितनों को हमें लेना था पेड़ बेच लो उतने आ गए, तो अब वहां पर अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये चीज हमारे फायदे की हो सकती है तो जरूर आओ, और केमिस्ट्री में खासकर जरूर आओ, मैं YouTube पर वो चीजें पढ़ाऊंगा जो मैं तुम्हें यहाँ पेड़ बेच में पढ़ाने वाला हूं, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, ओके, तो ये 51 से लेकर के जितने भी करना चाहो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, मैं तुम्हें फ्री हैंड दे रखा है, ओके, हाँ जी, एक बच्चा बोल रहा है 102 द्विअंगी मिश्रण को पहचानने नीचे दी गई पहचान, रुक जा भी सबर कर, पढ़ेंगे भी इन सारी चीजों को, ठीक है, अभी सीखेगा तू, ओके, तो आई होप टाइम नहीं मिलता 50 क्वेश्चन तो करो ना यार, पहले तो बोल रहे तुम होमवर्क सर आप होमवर्क नहीं देते, अब जब दे रहा हूं तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो, अब रुको जरा ध्यान से आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, अब थोड़ा सा वापस से रिदम बनाते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं, हाँ जी, तो बात ऐसी है, घर जैसी है, हम पढ़ रहे थे अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य, हम पढ़ रहे थे अम्लीय सामर्थ्य, तो अम्लीय सामर्थ्य के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था, अम्लीय सामर्थ्य कब बढ़ती है, जब बनने वाला रेनाइन स्टेबल हो, अब रेनाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, अगर उसे खींचने वाले समूह जुड़े हुए हो सर, तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती जाती है, पक्की बात है, ओके, पक्की बात है, ओके, पक्की बात है, ओके, एकदम क्लियर है बात, जी सर, अच्छा आगे की चीजों को हम पढ़ें उससे पहले एक यहाँ पर एक छोटा सा नोट आप डाल लें, आगे की चीजों को हम पढ़ें वहां पर एक छोटा सा नोट डाल लें, आगे की चीज हम पढ़ें वहां पर एक छोटा सा नोट आप डाल लें, हाँ जी, हमने कुछ क्वेश्चन देखे उनके आधार पर मैं तुम्हें कुछ बातें और बता देता हूं, हाँ जी, ओके, पहला नोट, अति संयुग्मन, अति संयुग्मन, अति संयुग्मन के बारे में लिख रहा हूं मैं, अति संयुग्मन, ठीक है, CH बंध का विस्थानीकरण, अति संयुग्मन क्या होता है, CH बंध का विस्थानीकरण, बंध का विस्थानीकरण, जिसे क्या बोला जाता है, CH बंध का विस्थानीकरण, अति संयुग्मन सामान्यतः एल्कीन, बेंजीन भी तो एक एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन, बेंजीन, कार्बोनायन, कार्बोनायन एवं मुक्त मूलकों में देखने को मिलता है, देखने में मिलता है, हाँ जी, कार्बोनायन में देखने को नहीं मिलता, ठीक है, कार्बोनायन में अति संयुग्मन नहीं होता है, अब आप में से कोई बोल दे क्यों, तो जरा समझो इस बात को, हाँ जी, ये था मेरे पास एक कार्बोनायन, CH2 माइनस लगा दिया, इसके पास ये है मेरे पास अल्फा कार्बन, हाँ जी, तो याद करो जब कार्बोनायन बनाया था यहाँ पे धनावेश था, मुक्त मूलक था, यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, एल्कीन में यहाँ पे आगे डबल बॉन्ड सिस्टम था, अगर इस कार्बन पर ऋणावेश हो तो क्या CH बंध का विस्थानीकरण संभव है, आप मुझे बताएं, क्या यहाँ पर यह CH बंध विस्थानीकृत होकर के कार्बन पर आ पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है सर, यहाँ पे भी ऋणावेश, यहाँ पे भी ऋणावेश, ये पॉसिबल ही नहीं है,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये CH माइनस और अति संयुग्मन में क्या होता था, CH बंध की शिफ्टिंग होती थी, तो यहां से जो ये CH बंध शिफ्ट होकर के बेटा इस कार्बन पर जब जाएगा तो यहां पर भी नेगेटिव चार्ज बनाएगा, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज बनाएगा और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहां पर नो हाइपर कॉन्जुगेशन हम बोल सकते हैं क्या? कोई अति संयुग्मन नहीं होता है कार्बन आयन में। अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि यार कार्बन और हाइड्रोजन में तो कार्बन की विद्युत ऊर्जा ज्यादा होती थी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, तो बंद तो कार्बन ही खींचेगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन हटा के कोई ऐसे परमाणु लगा दे जो ज्यादा विद्युत ऊर्जा वाले हो ताकि वो इलेक्ट्रॉन खींच के अलग हो जाए। ये केस समझ में आया? अरे ये केस समझ में आया बेटा? ठीक है, यहाँ तो कोई अति संयुग्मन होगा नहीं ना, क्योंकि कार्बन आयन में तो अगर मैं कार्बन की जगह, कार्बन से हाइड्रोजन की जगह कोई अलग लगा दूं, जैसे यहाँ तो ये समझ में आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं और यहाँ पे ये ऋणावेश लगा दिया, मैंने सपोज करो कार्बन की जगह क्लोरीन लगा दी, तो क्या अब ये जो हमें पता है कि जो En होती है क्लोरीन की ज्यादा होती है कार्बन से, तो यार इस बार जो Cl बंध है, कार्बन और क्लोरीन बंध है, वो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आने के बजाय क्लोरीन पर चले जाएंगे और यहां पर धनावेश बन जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब तो अति संयुग्मन हो गया, हाँ हो गया। तो अब यहाँ पे जरा देखो, ये Cl- अलग, ये Cl इधर, ये Cl इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है, या फिर ऐसा संभव है इधर साइड वाला इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, ऊपर वाला बचा रहे, नीचे वाला बचा रहे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए, या फिर ऐसा हो सकता है साइड वाला बचा रहे, ऊपर वाला बचा रहे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाए और नीचे वाला अलग हो जाए। हाँ या ना? तो ये है यहाँ पर अति संयुग्मन। समझना है ओके। तो यहां पर मैंने क्या बताया आपको खासकर कि अगर कार्बन से मैं क्लोरीन जोड़ दे रहा हूं तो ये अति संयुग्मन करवा सकता है। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है कि आपको यार हाइड्रोजन हटा के कुछ और जोड़ना पड़ेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन खींचे भी जा सकते हैं, अति संयुग्मन भी दर्शाया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस चीज को फील करना है, क्योंकि क्वेश्चन देखा मैंने तो मैंने आपको मुझे लगा कि बता देना चाहिए। क्लियर है मामला? तो यहां पर अगर जब तक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था तो ये बंध तो हमें पता है कि कार्बन की विद्युत ज्यादा इसकी तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन अब क्लोरीन की विद्युत ज्यादा है तो ये बंध इधर शिफ्ट हो सकता है ताकि यहां धनावेश बने, यहां पे शिफ्ट होकर के वो ऋणायन स्टेबल हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मैं यहां पर कार्बन से क्लोरीन लगा दूं हाइड्रोजन के अलावा तो क्या यहां पर, अब जरा देखो ध्यान से उदाहरण। हाँ जी, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लगा दिया मैंने CH3, समझना मेरी बात। एल्कीन में देखना डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और यहां पर ये एकल बंधित कार्बन, क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है? तो क्या ये यहां पर अपना अति संयुग्मन द्वारा इलेक्ट्रॉन देगा? अति संयुग्मन द्वारा इलेक्ट्रॉन देगा, तो प्लस H प्रभाव, प्लस H इफेक्ट हम इसको बोल रहे थे कि यार अति संयुग्मन में इलेक्ट्रॉन देगा। CH बंध शिफ्ट हो सकता है, इसमें पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है, प्लस H प्रभाव पढ़ाया हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो बेटा यहां पर मैंने CCl3 लगा दिया, अब यह समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो गया, जैसे यहां पर इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना अपनी तरफ, जैसे कि खींच के ले गया, ऐसे ही खींच ले सकता है, तो यहां पर ये खींच सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ले जा सकता है, तो ये अति संयुग्मन द्वारा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो ये क्या करेगा? -H इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और अति संयुग्मन एक प्रकार का अबंधित अनुनाद होता है। थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन मैं अपनी चीजों को ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन देखे अपन ने, इस वजह से। ये जो CCl3 है भाई, कार्बन से क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 3 क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, फिर कार्बन बेंजीन से खींचेगा, वो तो -I प्रभाव है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, -I तो लगाएगा, लेकिन ये क्या अति संयुग्मन द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन भी खींच सकता है, वो मैं आपको बोल रहा हूं। जैसे CH बंध एल्कीन में जब अति संयुग्मन दर्शाता तो देता था, और अगर यहां पर कार्बन के तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 क्लोरीन लगा दे तो ये खींचेगा, तो ये -H प्रभाव है, ठीक है। अति संयुग्मन द्वारा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बहुत ही रेयर केस होते हैं कुछ, ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो -H प्रभाव, या फिर हम इसके इस प्रभाव, ये -H प्रभाव है, -H प्रभाव है। अब ये हमने उदाहरण लिख लिया, यहां तो ये +H प्रभाव दर्शा रहा है, यहां पर ये -H प्रभाव दर्शा रहा है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर एक एरो लगा करके एक बात लिख लो, ये तो पॉइंट नंबर 1, अब पॉइंट नंबर 2 लिख लो। पॉइंट नंबर 2 लिख लो, अति संयुग्मन एक प्रकार का अनुनादी होता है, ठीक है। अति संयुग्मन एक प्रकार का, ठीक है, अति संयुग्मन एक प्रकार का अबंधित अनुनाद ही होता है। है वहां पे भी अति संयुग्मन है, यहां पे अति संयुग्मन है, यहां पे अति संयुग्मन है, तो क्या ये एक +H प्रभाव दर्शा रहा है? मतलब ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो आप समझा सकते हो कि यार CH3 समूह ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बेंजीन को अनुनाद के जरिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है? बहुत कंफ्यूजिंग सारी चीज है। देखो सिंपल सी बात ये है, जो समूह अति संयुग्मन दर्शा रहा है उसको आप अनुनाद की तरफ भी कंसीडर कर सकते हो। ये अति संयुग्मन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अति संयुग्मन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ये अति संयुग्मन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अति संयुग्मन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, दैट्स इतना समझो, ठीक है। अगर दे रहा है तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा, कहां बढ़ाएगा? ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा, तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशी भी हो सकता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी। और ये खींच रहा है तो गरीबी कहां करेगा? ऑर्थो पैरा पर। तो कोई धनावेश आएगा तो कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी गरीबी है, मेटा पे जुड़ेगा, तो ये मेटा निर्देशी है। मेरी बातों को ध्यान से समझना। अति संयुग्मन इसलिए बताया मैंने ताकि आप ये समझ सके कि CCl3 समूह -I तो दर्शाता ही है विद्युतताओं के कारण, लेकिन ये माइनस अति संयुग्मन द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचता भी है। उस बात को समझना, क्लेरिफाई करना उस बात को, एकदम सिंपल। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पे जरा देखो ध्यान से, हमने क्वेश्चन देखा तो मेरे को ख्याल आया कि क्यों ना इनको बताया जाए। 54 ये वाला 39वां क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन कि यार इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इसने NO2+ इन पर आक्रमण करता है, तो आपको NO2+ को आक्रमण करवाना है, लेकिन आप ये देखो बेंजीन के ऊपर जुड़े हुए समूह कैसे हैं। इस पर ऋणावेश है, ये दान करेगा, +M प्रभाव दर्शाएगा। इस पर धनावेश है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -M प्रभाव दर्शाएगा। NO2 -M प्रभाव दर्शाता है, इसका प्रभाव क्या मानोगे?
CCl3 माइनस आई प्रभाव दर्शाता है, उससे थोड़ी ना कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है घट जाता है, अति संयुग्मन दर्शाएगा माइनस H, तो ये माइनस H एक तरह का अबंधित अनुनादी तो माइनस H की वजह से ये भी मेटा निर्देशी होगा, जैसे ये बाकी मेटा निर्देशित है। याद है ना आपको कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और ऑर्थो और पैरा पर धनावेश आ जाता है, तो कोई गरीब आदमी कहां जुड़ेगा, जहां धनावेश वहां या जहां पर कुछ भी नहीं है मेटा पर, यहाँ पे मेटा पे अटैक होगा, यहाँ पे मेटा पे अटैक होगा, यहाँ पे भी कोई एक मेटा स्थिति पर अटैक हो सकता है, ये ऑर्थो पैरा पर होगा। तो यहाँ पर इसलिए पहला भी सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही था, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, तो अति संयुग्मन को आप एक तरीके से अनुनाद भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर था बेटा ऑप्शन नंबर 2, 39वां क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात को। ओके जी, अब वापस से अपन नॉर्मल आते अपने लेवल पर। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से अच्छे से, ये मैंने आपको समझा दिया। तो अम्लीय सामर्थ्य हम पढ़ रहे थे, बीच में मैंने नोट लिखवाया, आई होप आप इसको समझ पाएंगे, अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, और वो एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कुछ बातें लिखी थी, एक बार मैं आपको उनको रिवाइज करवा देता हूं कि यार अम्लीय सामर्थ्य ना, अम्लीय सामर्थ्य ऋणायन के स्थायित्व के समानुपाती होती है, ऋणायन के स्थायित्व के समानुपाती होती है, और ऋणायन का स्थायित्व किसके समानुपाती होगा, माइनस एम प्रभाव के, माइनस आई प्रभाव के समानुपाती होगा। ठीक है, ओके, और प्लस एम और प्लस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अम्लीय गुण ज्यादा तो के ज्यादा और पीके कम हो जाएगा, इतनी बातें हमें पता है। हाँ जी, तो हमने पिछले लेक्चर में बेटा नॉर्मल केस के कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, हमने कुछ नॉर्मल प्रश्न देख लिए थे अच्छे से, और उनको अच्छे से कर भी लिया था। अब कुछ और क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जिनके अम्लीय गुणों की हम चेक करेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है। तो कुछ क्वेश्चंस और हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ जी, वही अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करें, अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करें। हाँ जी, तो जितने हो चुके थे वापस से क्वेश्चन नंबर 1 डाल लो यहाँ पर, CH3CO CH3। ठीक है, हाँ जी, तो अम्लीय सामर्थ्य की इनकी तुलना करनी है, कौन ज्यादा अम्लीय होगा। अब सिंपल सी बात यह है कि सर इसमें कौन सा हाइड्रोजन हम निकालें और इसमें से कौन से हाइड्रोजन हम निकालें। देखो, इस ऑक्सीजन के पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर लिखा हुआ है CH3, इधर लिखा हुआ है CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, या तो यहां से निकालो या यहां से निकालो, एक H निकाल के ऋणावेश बना लो। अब इसमें देखो ध्यान से, ये CH3 है, यहां पे CH2 है और यहां पर है CH3। हाँ जी, तो अब हम सिंपल सी बात ये जानते हैं, आपको इस अणु का सबसे ज्यादा अम्लीय हाइड्रोजन निकालना है, तो भाई इधर से निकालो या इधर से निकालो, बात तो एक ही है। और इस कंपाउंड में देखो कौन सबसे ज्यादा अम्लीय है, यहां से H+ हटाऊंगा, इस पर ऋणावेश बनेगा, जो कि सिर्फ एक ही CO के साथ अनुनाद में भाग ले रहा है। यहां से H हटा के ऋणायन बनाऊंगा, जो इधर भी मोच काटेगा, इधर भी मोच काटेगा। यहां से H+ हटा के ऋणावेश बनाऊंगा, जो सिर्फ एक ही CO के साथ मोच काटेगा। स्टेबल इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन, जितना ज्यादा स्टेबल मध्यवर्ती बनेगा वही स्टेबल होगा और उसी के हिसाब से रिएक्शन होगी। तो अब जरा देखो ध्यान से, CO CH2 CO, इस समूह को क्या कहते हैं, मैंने आपको जब चला पढ़ाया था तो भी लिखाया था, यह है आपके पास सक्रिय मेथिलीन समूह, यह है सक्रिय मेथिलीन समूह। CH2 अगल बगल में दोनों तरफ CO, इस समूह को क्या कहा जाता है, सक्रिय मेथिलीन समूह। यह अधिक अम्लीय हाइड्रोजन रखता है। इधर साइड में समझने के लिए देख लो। तो जरा देखो ध्यान से बेटा जी, जब आप इसमें तो कहीं पे भी देखो ध्यान से, इधर से अगर मैं यहाँ पे CH2H लगा दिया दिखाने के लिए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया CHH लगा दिया दिखाने के लिए, ओके, ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ। तो जैसे ही यहाँ से H+ निकलेगा, तब निकलेगा जब इस बन के दोनों इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट होंगे, यहाँ ऋणावेश बनेगा। यहाँ से जैसे ही H+ निकलेगा तो यहाँ पे ऋणावेश आएगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा ये आप चेक कर लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बस समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर CH3 CO CH ऋणावेश बन जाएगा, CO CH3 बन जाएगा, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये अधिक स्टेबल होगा। इधर भी रेजोनेंस, डबल सिंगल ऋणावेश, डबल सिंगल ऋणावेश, इधर ऋणावेश सिंगल डबल, लेस रेजोनेंस मोर रेजोनेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही, अर्थात ये वाला ज्यादा स्टेबल हाइड्रोजन लगता है। क्या ये बातें आप फील कर पा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन देखा था हमने, समझ में आया, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम बेसिक सी बात है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आनी चाहिए इन बातों को आपको समझना, क्योंकि बेटा पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे आपको, और दिखेंगे तो हमसे बनने भी चाहिए, अगर हम इतना पढ़ भी रहे तो। समझ में आया क्वेश्चन, वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा, वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा जो एक स्टेबल ऋणायन बनाए, तो भैया यहाँ पर सक्रिय मेथिलीन समूह जिससे हटाते हैं स्टेबल ऋणायन बनता है, दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। अब एक सेकंड क्वेश्चन ना पढ़ भी रहे तो समझ में आया क्वेश्चन, वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा, वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा जो एक स्टेबल ऋणायन बनाए, तो भैया यहाँ पर सक्रिय मेथिलीन समूह जिससे हटाते हैं स्टेबल ऋणायन बनता है, दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। अब एक सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी, CO CH2, यहाँ से एक H लगा रखा है, यहाँ पे एक H लगा रखा है, यहाँ पर एक CH2 है, फिर यहाँ पर एक H लगा रखा है, सेम जैसे अभी क्वेश्चन आपको दे रखा था। इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, इसको मान लिया गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा सी बीटा एवं सी गामा की अम्लीयता का क्रम बताएं, ये भी क्वेश्चन देखा हमने, अल्फा बीटा गामा की अम्लीयता का क्रम बताएं। तो सिंपल सी बात, वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि कहां से H+ हटाओगे और एक स्टेबल ऋणायन बनाओगे। तो अब आपको ये चीजें समझनी है, अगर मैं इस H को हटाऊंगा तो यहाँ पे ऋणावेश आएगा जो सिर्फ एक ही CO के साथ अनुनाद दर्शाएगा, गॉट इट। ये समझने वाली बातें सब कुछ, क्योंकि सारी बातें तो हम लिख करके कभी भरने वाले नहीं है। यहां से जैसे ही H+ आयन निकलेगा यहाँ ऋणावेश आएगा, मोर स्टेबल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर लेस स्टेबल बनेगा, लेस रेजोनेंस, यहाँ पे नो रेजोनेंस, ऐसा आप लिख सकते हो, नो रेजोनेंस। तो हम समझ गए ना कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा अम्लीय, बी वाले का। तो अम्लीयता सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, सर बीटा वाला हाइड्रोजन ज्यादा होगा, फिर अल्फा वाला, फिर गामा वाला सबसे कम होगा। एकदम सिंपल सी बात है भाई साहब, आराम से समझेंगे, सारी बातों को क्लियर कट टू कट करते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि एकदम मक्खन है, कर सकते हो, ओके। अब अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक होंगे आज, सब क्वेश्चन डन हो गया, ओके डन है मामला, ओके। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं,
ओके, डन है मामला। ओके, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। फिनोलो के अंदर आते हैं वापस से, ठीक है। ये फिनोल है, ठीक है। ये क्या है अपने पास? जस्ट फिनोल है। अच्छा, हमने क्रिसोल वाले तो कर ही लिए थे। अब यहां पर ये फिनोल है, ये है आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ये फिनोल, अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये है आपके पास मेटानाइट्रोफिनोल, और ये है आपके पास यहां पर पेरानाइट्रोफिनोल। पेरानाइट्रोफिनोल। तो अब जरा देखो ध्यान से, हाँ जी, तो अब जरा देखो ध्यान से यहां पर हेलो, हाँ जी, तो अब यहां पर ये 4 क्वेश्चन मैंने लिए, ए बी सी और डी, ये 4 कंपाउंड मैंने लिए बच्चों। अब इन 4 कंपाउंड की हमें चेक करनी है क्या होगा। सर ऊपर से जा रहा है सोहेल खान, बेटा प्लान लेक्चर जरूर देखना। ये HBHR क्या था? अरे यार भाई, अभी एक क्वेश्चन कराया था मैंने, अल्फा बीटा गामा है, ये अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। हाँ जी, अरे तुम्हारे मैसेज लॉक हो गए थे, तुम्हारे ये कमेंट्स लॉक हो गए थे और मैं कमेंट बंद करके पढ़ा रहा था, तो मुझे लगा इनकी क्लास तो नहीं रुक गई और मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, तो वो टेंशन थी। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दो NO2 का प्रभाव कौन सा होता है? अच्छा क्वेश्चन है। NO2 का प्रभाव कौन सा होता है? NO2 का प्रभाव कौन सा होता है? NO2 का प्रभाव, उसमें ऑक्सीजन कहाँ था भाई? इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन जिस परिणाम है। हाँ जी, NO2 का प्रभाव कौन सा होता है? निकिता बेटा मंगलवार को और शुक्रवार को। हाँ जी, NO2 का प्रभाव कौन सा होता है? देखो मैं दोबारा सारी चीजें पढ़ा दूंगा, सिंपल समझ में आया बस। देखो ध्यान से, NO2 का प्रभाव होता है -M एंड -I। मेटा पर सिर्फ -I लगता है, पेरा पर -M भी लगेगा और -I भी लगेगा। ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से, इसमें कोई प्रभाव नहीं है, तो अम्लीयता का क्रम क्या होना चाहिए? अम्लीयता का क्रम क्या होना चाहिए कि सर यहां पर भी ये खींचेगा, यहां पर भी खींचेगा, यहां पर भी खींचेगा, यहां तो कोई खींचेगा ही नहीं। हमें पता है कि यार अम्लीय सामर्थ्य खींचने वाले समूह बढ़ाते जाते हैं। M प्रभाव यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है। M प्रभाव दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, यहां I ज्यादा लगेगा, यहां I कम लगेगा, तो सर जब ऋणायन बनेगा तो उसको ज्यादा स्टेबल सेकंड वाला करेगा। यस और नो? सेकंड वाला ऋणायन ज्यादा स्टेबल, सेकंड वाला ऋणायन ज्यादा स्टेबल बनाएगा, क्योंकि I प्रभाव पास में है, तो दूरी कम है, तो B होना चाहिए ऑर्थो वाला, फिर पेरा वाला, फिर मेटा वाला, और सबसे लास्ट में होगा आपके पास फिनोल। क्या ये क्रम होना चाहिए बच्चों? BDCA, क्या ये क्रम होना चाहिए? क्या ये क्रम होना चाहिए? अम्लीयता इस तरीके से यहां पर होनी चाहिए, हाँ या ना? अम्लीयता इस तरीके से इसमें होगी यार। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, वाकई में तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर मैं अपने हिसाब से करवाते जा रहा हूं? एक बार बोलो अच्छे से, समझो सारी चीजों को। मैंने फिर भी बोला हुआ है तुम्हें, अगर तुम्हें कोई लेक्चर एक बार में समझ नहीं आता है तो प्लीज 2 बार देखो, और जीओसी को प्लीज जरूर देख लो, क्योंकि बेटा अगर आप जीओसी ढंग से नहीं पढ़ोगे तो यकीन मानो आप आगे चल करके ऑर्गेनिक की चीजों को ढंग से समझ नहीं पाओगे। एकदम सिंपल सी है जीओसी, कोई इतनी हार्ड नहीं है, बस आपको सारे रूल पता होने चाहिए और क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, ताकि तुम्हें ये पता लग जाए कि यार कब कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाता है, कब कौन सा कॉन्सेप्ट कब लग जाता है, ये पता चलेगा तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व करने से। जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ज्यादा बढ़िया तुम्हारे दिमाग में चीजें फिट हो जाएगी। ओके, तो अभी मैं फिलहाल इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं, सारी चीजों को बढ़िया से क्लियर करवाता हूं और फिर वापस से रिवाइज करवा दूंगा। हाँ जी, तो हम इस क्वेश्चन में ये देख रहे थे कि किसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा है। तो हमें ये पता है कि यार NO2 समूह -I भी दर्शाता है, -M भी दर्शाता है। मेटा पे सिर्फ क्या लगता है? -I प्रभाव लगता है, और यहाँ पर -M भी लगेगा, -I प्रभाव भी लगेगा। गॉट इट? खींचेंगे। अब जरा यहाँ पे देखो, M प्रभाव तो दूरी पे डिपेंड नहीं करता, दोनों जगह सेम लगेगा, यहाँ ज्यादा लगेगा वहां कम लगेगा, मतलब इसका ऋणायन ज्यादा स्टेबल बना होगा उसके ऋणायन से, ठीक है। और फिर ये यहाँ तो सिर्फ -M -I लग रहा है, और सबसे लास्ट में ये हो जाना चाहिए था। इसमें छोटी सी अड़चन है। वो छोटी सी अड़चन क्या है? वो छोटी सी अड़चन क्या है कि यार जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है ये पेरा से थोड़ा कम अम्लीय होता है। इसका कारण क्या होता है? यहाँ पे जो NO2 समूह है, यहाँ पे जो NO2 समूह होता है बेटा, ये ऑक्सीजन बीच में हाइड्रोजन H बॉन्डिंग हो जाती है, ये H बॉन्डिंग कहीं भी हो जाती है, ये H बॉन्डिंग हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो का हाइड्रोजन उतना जल्दी नहीं निकल पाता जितना पेरा का निकल जाता है, ठीक है। कारण इसमें क्या है? इसकी अम्लीयता का आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। डी वाला सबसे ज्यादा पेरा नाइट्रोफिनोल, फिर आता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, फिर मेटा नाइट्रोफिनोल और सबसे लास्ट में फिनोल। ये इसका सही क्रम है, ये गलत है, ठीक है। कारण क्या? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में H बॉन्डिंग पाई जाती है जिससे वह पेरा नाइट्रोफिनोल से कम अम्लीय होता है, देखो ध्यान से, ये है फिनोल, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा और देन पेरा। तो ऑर्थो को ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है? पेरा फिर ऑर्थो फिर ये, तो याद रखने का ट्रिक है बेटा, पॉम पेरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, देन मेटा नाइट्रोफिनोल, सबसे लास्ट में फिनोल, ठीक है। पॉम से याद रखना, पॉम पेरा ऑर्थो मेटा, ठीक है। फिनोलो के अंदर, नाइट्रोफिनोलो के अंदर ये इस तरीके से वर्क करता है। क्या मेरी बात समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल था, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ऐसा कंपाउंड भी देखने को मिला जिसमें H बॉन्डिंग लग जा रही है। ये क्वेश्चन समझने वाला है। अब अगला जैसे कि सर अगर एल्कोहल की बात करें, फिनोल की बात करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, या फिर हम सल्फोनिक अम्ल की बात करें, इनमें बताओ सर कौन ज्यादा अम्लीय होता है? ये भी हम देख लें, एक क्वेश्चन ये भी हमें कर लेना चाहिए। जैसे कि देखो ध्यान से, एक है आपके पास सिंपल सा एल्कोहल ROH, ये एल्कोहल है, ठीक है। फिर अब मैंने लिखा यहाँ पर फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH, ये मेरे पास एक फिनोल है, ओके। अगर मैंने लिखा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक बेंजीन वाला कैसा भी हो, ये लिखा मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओके। फिर लिखा मैंने यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल, ओके। एक बार थोड़ा सा हल्का सा मैं झलक दिला देता हूँ आपको यहाँ पर, ओके। ये है आपके पास एक एल्कोहल, ये सिंपल एकदम, ये आपके पास एक फिनोल, ये है बेटा आपके पास एक कार्बोक्सिलिक अम्ल,
कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये है आपका एक सल्फोनिक अम्ल। तो अगर मैं इनके अंदर अम्लीयता का क्रम देखूं बेटा, तो अब सब बच्चे यहां पर बढ़िया से देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। बहुत सारे ने बोला था कि सर वाला क्वेश्चन नहीं बना, देखो ध्यान से, इसलिए मैंने करवाया। हाँ जी, अब क्योंकि तुम मेरे सामने भी नहीं हो तो ये भी पता नहीं चल रहा कि इसको क्या दुखा रहा है, ठीक है, लेकिन दुखा रहा है मुझे पता है, दिख गया सबके फेस से, कमेंट से दिख गया। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, अगर मुझे अम्लीयता का क्रम देखना है तो हम क्या करेंगे, इनकी अम्लीय हाइड्रोजन को हटा के रिनाइन बनाएंगे। देखो किसका रिनाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, बस इतना सा कर लो बच्चों। यहां पर ऑक्सीजन से एच हटा के रिनावेश बनाया, एच हटा के रिनावेश बना लिया, एच हटा के रिनावेश बना लिया, एच हटा के रिनावेश बना लिया। अब आपको सिर्फ ये देखना है किसका रिनाइन ज्यादा स्टेबल है। कोई अनुनाद नहीं है, ऑक्सीजन का बेंजीन के साथ अनुनाद है, यहां पर यह रिनाइन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के साथ संयुग्मन में है, डबल सिंगल रिनाइन, यहां पे ये रिनावेश डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में, इधर भी संयुग्मन में है। तो अब जरा देखो इन पीछे तीनों वाले कंपाउंड में अनुनाद है, पहले वाले में नहीं है, तो पहले वाले का रिनाइन कम स्टेबल होगा, इतनी बात तो पक्की है क्या बच्चों? ओके। अब फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये मैंने आपको कल क्लास में भी करवाया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों ज्यादा अम्लीय होता है फिनोल से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल समान अनुनादी संरचना बनाता है जबकि ये असमान अनुनादी संरचना बनाता है, क्योंकि ऋणावेश ऑक्सीजन से कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहां ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वही बात यहां पे ये ऋणावेश इस ऑक्सीजन के साथ भी संयुग्मन में डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के साथ भी संयुग्मन में, तो ऋणावेश जैसे पाई में कन्वर्ट होगा ये भी उधर जा सकता है या फिर ये भी उधर जा सकता है। तो यहां पर तीन समान अनुनादी संरचनाएं बनेगी, यहां दो समान अनुनादी संरचना बनेगी, यहां असमान अनुनादी संरचना बनेगी, यहां कोई अनुनाद नहीं होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे कोई अनुनाद, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। यहां पर इसका कारण है असमान अनुनादी संरचना, असमान अनुनादी संरचना, ठीक है। यहां पर दो समान अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना, और यहां पर बनती है बेटा तीन समान अनुनादी संरचना। तो जिसके अंदर जितनी देखो, और हमने ये पढ़ा है कि समान अनुनादी संरचनाओं की स्टेबिलिटी असमान वाले से अधिक होती है। तो यहां तीन समान बन रही है, दो समान बन रही है, असमान, तो असमान से ज्यादा स्टेबल है, समान वाली इसमें दो फिर से ज्यादा स्टेबल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वाला ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कर लिया हमने, अब एक क्वेश्चन और हम करते हैं, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, क्वेश्चन और हम करते हैं, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, उसको भी समझते हैं बढ़िया से। हाँ जी, क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं अपन, ठीक है। हो गया, इतना नोट कर लिया, बढ़िया से अच्छे से कर लेना। कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं बताना चाहता हूं, यकीन मानो अगर ये नहीं करोगे तो शायद तुम्हें प्रॉब्लम आ जाए। तीन चार बातें हैं छोटी छोटी। अगला, हाँ जी, क्वेश्चन करके लिखेंगे, फॉर्मिक अम्ल एवं बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल की अम्लीयता की तुलना करें, की अम्लीयता की तुलना करें। हाँ जी, तो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? HCOOH, यह है फॉर्मिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल क्या होता है? यह है आपका बेंजोइक अम्ल, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH। इन दोनों का कंपैरिजन करना है आपस में, ठीक है, कि कौन ज्यादा अम्लीय है। यह है फॉर्मिक अम्ल, यह है बेटा आपका बेंजोइक अम्ल। हाँ जी, सिंपल सिंपल देखो, एक तो आप एल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये वाला ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, फिनोल में नाइट्रो वाला ध्यान रखना, ये कुछ कुछ तो जरूर ध्यान रखना है आपको। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों में कौन ज्यादा अम्लीय होता है। तो अगर मैं बात करूं फॉर्मिक और बेंजोइक में, तो आप सबको ये लगेगा कि सर बेंजीन से जब रिनाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक बार मैं आपके लिए सारी बातें यहां पे बताता हूं। यह है आपके पास बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, इससे भी H+ निकाल दो। फॉर्मिक अम्ल लिखते जाओ मेरे साथ साथ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। फॉर्मिक अम्ल से जैसे H+ निकलेगा, कौन सा H? ये वाला H, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर आते हैं, यहां पे क्या बना देंगे? रिनाइन बना देंगे, और ये H+ अलग है। तो फॉर्मिक अम्ल से जैसे H+ अलग हुआ, यहां पे कर लेते हैं इसको अलग, H+ हमारा अलग हो गया, ये बन गया हमारा फॉर्मेट आयन। ये है हमारा फॉर्मेट आयन, इसमें अनुनाद है, और अनुनाद कैसा? यह ऋणावेश ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन पे ही शिफ्ट हो रहा है। यहां पर क्या है? अनुनाद, इसमें यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां बन गया डबल बॉन्ड, है ना? क्या समान अनुनादी संरचना इसने बनाई? यस और नो? जी हाँ, ये तो इसके अंदर देखा। पहली बात ये समझ में आई, फॉर्मिक अम्ल के अंदर सर जब H+ निकलता है तो रिनाइन बनता है, वो समान अनुनादी संरचना बना करके स्टेबल हो जाता है। एम आई करेक्ट? यस। अब जरा देखो ध्यान से दूसरी बात, जो हमारा बेंजोइक अम्ल है, ये है हमारा बेंजोइक अम्ल, ठीक है बेटा। अब बेंजोइक अम्ल जब H+ आयन त्यागेगा, ये H+ आयन इसने निकाल दिया, माइनस मतलब निकाल दिया, ठीक है, ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, ओके। तो यहां पे क्या बना दिया इसने? वो नेगेटिव बना दिया। अब जरा देखो ध्यान से, इसके साथ क्या सिचुएशन है, इस डबल बॉन्ड के साथ क्या सिचुएशन है मेरे भाइयों, ध्यान से देखिएगा। ये डबल बॉन्ड और ये डबल O-, ये है बेंजोइक अम्ल से, यह है बेंजोइक अम्ल, और यह है आपके पास बेंजोइक अम्ल से H+ निकलने के बाद बनने वाला रिनाइन बेंजोइट आयन, बेंजोइट आयन। अब एक बात ध्यान से समझना, यहां पर ऋणावेश ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर आराम से चल गया क्योंकि हाइड्रोजन ने कोई दखलंदाजी नहीं दी। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यह ऋणावेश इस डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में, बोलो यस बिल्कुल है। क्या यह डबल बॉन्ड इस बेंजीन के साथ भी संयुग्मन में है? अरे भैया तेरा तो संयुग्मन है ऑक्सीजन के साथ, मेरा भी तो है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। फील करो, यह ऋणावेश इधर आकर के इधर जाना चाहता है, यस आई नो, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन एक केस ये भी तो पॉसिबल है कि यार डबल सिंगल डबल इसमें अनुनाद हो जाए। तो क्या इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है? क्या इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है? भाई हम इसको शिफ्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन डबल सिंगल डबल ये भी तो शिफ्ट हो सकता है। उस टाइम पे वैसे बेहतर रहेगा, कम मेरा नंबर आएगा। लाइन लग रही है, अब जब वो सामने लाटेगा तभी मेरा नंबर आएगा। इधर तो एकदम फ्री फंटे आराम से ऋणावेश बनाएगा, उधर शिफ्ट होकर इधर तो कोई टेंशन नहीं है। इस CO का इसके साथ भी संयुग्मन है, इस CO का इस बेंजीन वाले के साथ भी तो संयुग्मन है लल्ला।
क्रॉस कॉन्जुगेशन यहां पर प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में, ठीक है, इतना हमने देखा। अब यहां पर इसकी मैंने अनुनादी संरचनाएं भी बनाई। देखो ये इसको ऐसा कैसा रहने दो ताकि हम ये बता सके कि भैया वो तो नाभी भाग नहीं ले पा रहा। ये देखो ध्यान से, ये बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट हुआ इस कार्बन पे धनावेश आया बीच वाले पर, तो ये भी दे सकता है, ये भी तो दे सकता है ना एक केस, ये भी तो, हमें तो थोड़ी सी चीज देखनी जिसमें लग जाए। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर आ गया ऋणावेश, यहां पे आ गया ऋणावेश, यहां पे आ गया धनावेश, हाँ ना। फिर आगे ये धनावेश इस वाले पाइप को खींचेगा, यहां धनावेश आ गया, यहां डबल बॉन्ड सी, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया बच्चों, ओके। फिर ये धनावेश इस वाले को खींचेगा, तो यहां पे आ जाएगा ऋण, यहां धन, यहां डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर आ जाएगा धनावेश, ये डबल बॉन्ड सी, ओ नेगेटिव, यहां पर आ गया ओ नेगेटिव। अब ये पाइप बंद वापस यहां शिफ्ट होगा और यहां बेचारा देखते रहेगा ना। इतनी सारी अनुनादी संरचनाएं बनाई लेकिन उसका भलाई नहीं हो पाया, वापस डबल बॉन्ड जम गया, हाँ या ना। तो एक केस तो ये भी पॉसिबल है, मना नहीं कर सकते हम। हाँ हो सकता है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे भी जा सके, लेकिन ये केस भी तो पॉसिबल है, ठीक है। असमान अनुनादी, अच्छा असमान अनुनादी संरचनाओं के बजाय हम यहां पे सिंपल लिख लेते हैं बेंजोएट आयन की अनुनादी संरचनाएं, बेंजोएट आयन की अनुनादी संरचनाएं। तो यहां पे हम ये समझ पा रहे हैं, अतः क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से लिख सकता हूं बेटा, मैं यहां पे लिख सकता हूं क्रोसित सॉरी बेंजोएट आयन में, बेंजोएट आयन में क्रोसित अनुनाद होने के कारण ऋणायन का स्थायित्व फॉर्मेट आयन की तुलना में कम होता है, अतः फॉर्मिक अम्ल बेंजोइक अम्ल से ज्यादा अम्लीय होता है। समझ में आया? अतः समझ में मेरी बात? पूरा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूं। फॉर्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल की अम्लता का हम कंपैरिजन करें बच्चों, तो फॉर्मिक अम्ल H+ आयन देकर के फॉर्मेट आयन बना लेगा, बेंजोइक अम्ल H+ आयन देकर के बेंजोइक आयन बना सकता है। तो अगर मैं देखूं तो फॉर्मेट आयन एक ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, उसमें और कोई दिक्कत नहीं आ रही, हाइड्रोजन पे कोई दखलंदाजी नहीं है। लेकिन अरे कौन ना दर्शाएगा, मैं भी दर्शाऊंगी, मैं भी दर्शाऊंगा, मेरे को तो एक कमी ढूंढनी है, बस एक कमी ढूंढनी है। अच्छा यानी इंसान की एक बुराई उसको बर्बाद कर देती, सोच अच्छा एक बुराई बात बराबर है। मैंने आपको सोच बढ़िया पढ़ाई हुई, एक चीज में अगर आपको लगा अरे यार अरे सर तो क्या ही पढ़ाते हैं बकवास है, तो वाली बात है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में है या नहीं, ठीक है, तो बेचारा देखता रहेगा मेरा कब नंबर आएगा, मोई हो गया मेरा तो है, मैंने एक ऋणायन बनाया H+ त्याग करके और हमें स्टेबल नहीं करवा रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि फॉर्मिक अम्ल ज्यादा एसिडिक होता है बेटा इसको। एकदम चकाचक मामला, एकदम बढ़िया से समझ में आई सारी बातें, एकदम क्लियर है क्या भाई साहब? ओके, तो ये ध्यान रखें, तो फॉर्मिक अम्ल इससे भी ज्यादा एसिडिक होता है। और मैं आपको बता दूं इनका पीके वैल्यू, एक बार इसका पीके वैल्यू जहां तक मुझे याद है बेटा इसका होता है 3.7 के आसपास, और इसका पीके वैल्यू होता है अप्रोक्स 4.2 के आसपास। तो जिसका पीके कम वो ज्यादा एसिडिक, जिसका पीके ज्यादा वो कम एसिडिक, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ वैल्यूज है जो क्वेश्चन में अगर दे रखी हो तो डायरेक्ट बढ़िया, अदरवाइज आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि हां यार ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी यही बोलते हैं, इसका पीके कम आया मतलब ये ज्यादा एसिडिक, इसका पीके ज्यादा ये कम एसिडिक, ये बातें हमने समझी। यही कंपैरिजन अगर हम एसिडिक अम्ल के साथ करते तो वहां हम डायरेक्ट बता सकते थे। ये क्लियर हुआ? पहला तो ये डाउट क्लियर हुआ बच्चों आपका, बढ़िया से अच्छे से इस कांसेप्ट को समझ लेना, मजेदार था, बढ़िया से अच्छे से, ओके। हां जी, यही क्वेश्चन अगर हम ये बोले थे अम्लीय सामर्थ्य, यही क्वेश्चन अगर हम ये बोले थे अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करें, आज ये कंप्लीट हो जाता अगर हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते तो, ठीक है, लेकिन हमने किया, कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी, ये तीन अम्ल है, एक है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा है बेंजोइक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल। एकदम सिंपल सी बात है। यहां पर H+ आयन हटने के बाद ऋणावेश बनेगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज आएगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा यहां ऋणावेश बनेगा, जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां ऋणावेश बनेगा। देख लो किसका ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। यहां पर तो सबसे ज्यादा, ओके। फेनिल समूह याद है ना? फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, कौन सूफियाना डांस करता है, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, कोरा एल्कोहल, कोरा इथर एल्कोहल, आइन बहन जी, डबल हजामत होगी, बहन जी -I प्रभाव दर्शाता है, ये सिर्फ -I से खींच सकता है, और यह एल्किल समूह +I प्रभाव दर्शाता है, उल्टा ऋणावेश को बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ गए, अगर मैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करूंगा, अम्लीयता को कंपेयर करूंगा, लास्ट क्वेश्चन है, अम्लीय सामर्थ्य को कंपेयर करूंगा, तो यहां पर क्या A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, A B और देन C। क्या ये बात समझ में आई बेटा? बाकी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ जी बेटा, ये क्लियर हो गया क्या? हाँ जी बेटा, क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई? क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई? ये सारी चीजें क्लियर हो गई? ये क्वेश्चन तुम्हारे उसमें दे रखा है, ये क्वेश्चन तुम्हारे उसमें दे रखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले टॉपिक में। ये फिर तुम्हारे कमेंट उड़ गए। हाँ जी भाई, क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है बेटा, सब कुछ एकदम सारी बातें क्लियर है क्या? सबको एकदम सारी बातें क्लियर है क्या? ओके, तुम्हारे कमेंट दिखाई नहीं दे रहे मेरे को, ठीक है। हाँ जी, बार देखने पड़ रहे हैं। हाँ जी, आयुष नामदेव ऑल क्लियर, अलीना ऑल क्लियर, प्रेरणा जी थैंक यू बेटा। ओके सर, आपके पढ़ाने बेटा देख ध्यान से, मैं तो ऑलरेडी पढ़ा हूँ, मैं आपको पढ़ाने आता हूँ। पढ़ाने इसलिए आता हूँ क्योंकि जब तुम अगर कोई बढ़िया क्वेश्चन देखोगे तुमसे बन सके, ठीक है। आप हमेशा 98% लोगों में आने की क्यों कोशिश करते हो? आप टॉप 2% में आने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अगर बाई चांस हमें कोई क्वेश्चन ऐसा मिला जो वाकई में डिफिकल्ट है तो हमें उसको करना चाहिए, ना कि उसको स्किप करना चाहिए। हमारा सिलेक्शन उन्हीं में छुपा हुआ है। अगर हम वही चीजें कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं तो फिर हम और उसमें क्या फर्क रह जाएगा,
ठीक है, ओके। तो अगर आप कोई चीज को अगर ढंग से पढ़ लोगे तो शायद वो तुम्हें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर तुम उस टॉपिक पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगा लोगे तो वो टॉपिक तुम्हारा और क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके। मैं तो बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं बेटा, और जे वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मुझसे मत बोल कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इससे एक आप अपना लेवल भी देख सकते हो कि यार हम बढ़ा पा रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं हमारे लेवल को, या कोई क्वेश्चन अगर हम लगा रहे हैं और वो अटक रहा है, तो अगर हम उसमें कुछ चीजें और समझ लेंगे तो हमारा शायद वो क्वेश्चन भी बन जाए। आपने 50 क्वेश्चन किए, अगर इन 50 क्वेश्चन में से आप 40 भी कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। कुछ क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, अगर आप वो सीख लें तो मतलब आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है। अदरवाइज मैं सिंपल सिंपल भी करवा के फ्री कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। थैंक यू।